नमस्ते दोस्तों, मैं कीर्ति वर्मा आपका अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। ये टॉपिक हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लिपि तथा लेखन कला और पतन के कारण। तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था उसका। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसका परिचय पढ़ा था कि ये सभ्यता कितने साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है। और फिर इस सभ्यता 5000 साल पुरानी है और इसकी सबसे पहले इसके बारे में किसने पता लगाया, इसकी खोज किसने की थी, चार्ल्स मैसेज ने की थी। और सबसे पहले इसका सर्वेक्षण किया था एक कनिंघम ने, जो पुरातत्व के जनक हैं। और इसकी खुदाई सबसे पहले किसने की है, दयाराम साहनी ने। देखिए, वैसे इसका सर्वेक्षण एक निगम ने किया था, पर मतलब कि उन्होंने इसकी खुदाई के ऊपर, इस काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मोहरें प्राप्त हुई थी उनको, लेकिन उनका मानना क्या था कि आर्यों से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। और लेकिन ये सभ्यता की कब की थी, आर्यों के आने से पहले की थी। तो फिर सबसे पहले दयाराम साहनी ने खुदाई की, उन्होंने सभ्यता के बारे में पता लगाया। और किसके नेतृत्व में की, जॉन मार्शल के नेतृत्व में की। तो आज फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता की जो नगरीय व्यवस्था थी वो कैसी थी, कि किस तरह से नगर बसाए गए थे। फिर हमने सामाजिक जीवन पढ़ा, आर्थिक जीवन पढ़ा और धार्मिक जीवन पढ़ा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लिपि तथा लेखन कला, पतन के कारण। तो फर्स्ट हम लिपि तथा लेखन कला को डिस्कस करेंगे। देखिए, लिपि तथा लेखन कला से हमारा मतलब है क्या। पहले तो जैसे कि हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी है। पंजाबी की क्या है, गुरमुखी है। तो हमें पता लगाना है इनकी लिपि क्या थी और इनका लिखावट का ढंग कैसा था, किस तरह से लिखते थे, इनके व्याकरणिक नियम क्या थे। तो वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है, सैंधवकालीन मोहरों से लिपि व धर्म की जानकारी मिलती है। जो उस समय की मोहरें थी, सैंधवकालीन जो मोहरें थी, उनसे हमें इसकी लिपि और धर्म की जानकारी मिलती है। जो सिंधु सभ्यता की लिपि और उसकी धर्म की जानकारी हमें किससे मिलती है, सैंधवकालीन मोहरों से मिलती है। देखिए, यहाँ पे एक मोहर है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है नाव का एक चित्र वाली मोहर। नाव का इसके ऊपर एक चित्र है, ये वो मोहर है। और ये मोहर आप देख सकते हैं आयताकार मोहर है। वैसे गोल भी होती थी, कई आकारों की मोहरें ये होती थी। फिर है मतलब कि इस तरह की मोहरें होती थी, इसका एग्जाम्पल है ये। फिर है चित्राक्षर लिपि। चित्राक्षर लिपि कौन सी लिपि होती थी, जिसमें चित्रों व चिन्हों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। मतलब कि जो वर्ड्स हैं उनकी बजाय किसका प्रयोग किया जाए, चित्रों और चिन्हों का प्रयोग किया जाए। तो इस लिपि में क्या होता था, 65 तो मूल चिन्ह थे, यानी कि 65 क्या थे, मेन सिंबल्स थे। 250 से 400 तक के पिक्टोग्राफ्स थे, यानी कि चित्राक्षर थे। किस लिपि में, चित्राक्षर लिपि में थे। तो इस लिपि का एक एग्जाम्पल आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर है। देखिए, इसमें कोई वर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं, चित्र बनाए हुए हैं। जैसे कि ये एक ओवल शेप है, इसके अंदर लाइन लगी हुई है। ये टी आकार का शेप है। ये एक पत्ती है, जैसे कि पत्ती जैसा है। ये ओवल टाइप है। ये क्वाड्रिलेटरल है। ये उल्टे वी जैसा है। ये ओवल है और ये है। तो इस तरह की इनकी लिपि होती थी। इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि पढ़ना इतना आसान है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। तो इसके बाद हमारा इनका अंकन शैलखड़ी की आयताकार मोहरों ताम्र गुटिका ऊपर किया जाता है। जो ये लिपि है ना, इसका अंकन किस पे किया जाता था, किस के ऊपर ये लिखी जाती थी। जैसे कि हम पेन से पेज पे लिखते हैं, तो इन्हें किसके ऊपर लिखा जाता था, शैलखड़ी की आयताकार मोहरों। शैलखड़ी एक पत्थर है, उसकी आयताकार मोहरों पर और ताम्र गुटिकाओं पर। ताम्र गुटिका मतलब कि तांबे की छोटी छोटी गुटिकाएँ। फिर है बेंड ऑफ रैंडम लिपि, मतलब कि इनका लिखावट, जो ये लिखते थे वो लिपि, बेंड ऑफ रैंडम लिपि। वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ़्ट से स्टार्ट होते हैं, राइट पे ख़त्म करते हैं। और ये क्या करते थे, उल्टा करते थे, इसके ऑपोजिट चलते थे। ये राइट से स्टार्ट करके लेफ़्ट तक लिखते थे। इस लिपि को हम क्या बोलते हैं, बेंड ऑफ रैंडम लिपि, जो दाई से बाई तरफ लिखी जाती थी। फिर है सबसे ज़्यादा प्रचलित अक्षर, जो इनकी ये लिपि है, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ जो वर्ड, वो कौन सा है, यू। अक्षर कौन सा है, यू, इंग्लिश का यू। फिर है सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह, चिन्ह कौन सा है, मछली का। फिर है हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था। 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ चुकी थी। मतलब कि जो हड़प्पा लिपि का हमें सबसे पहले ही पता चला था, कब, 1853 में। और 1923 तक हमें इस पूरी लिपि का पता लग चुका था। ये थी हमारी लिपि तथा लेखन कला। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा पतन के कारण।
जो ये विकसित सभ्यता थी ये किस तरह से नष्ट हो गई, मतलब कि क्या क्या कारण रहे इस सभ्यता के नष्ट होने के, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते इसका पतन हुआ कब था। इसका पतन कब हुआ था? 1800 ईसा पूर्व के आसपास। जो 1800 ईसा पूर्व का समय था, इसके आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। तो अभी जो भिन्न भिन्न हमारे पुरातत्वविद हुए हैं, उन्होंने इसके अलग अलग रीजन मांगे, पतन के अलग अलग कारण माने हैं। तो जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ये किसने माना है? ओरेलस्टाइन ए.एन. घोष ने। ओरेलस्टाइन ए.एन. घोष ने क्या माना है कि जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा। देखिए वैसे तो नॉर्मली जलवायु में परिवर्तन इतनी आसानी से होता नहीं, काफ़ी लंबा टाइम लगता है जलवायु परिवर्तन के लिए, लेकिन हो सकता है इनका मानना है कि जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा। मान लो वैसे जलवायु बहुत अच्छी थी, फिर वो रेगिस्तानी जलवायु में चेंज हो गई हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई हो, तो ये इसका कारण हो सकता है। ये किसने माना है? ओरेलस्टाइन और ए.एन. घोष ने। इसके बाद है महामारी। महामारी आई होगी, ये किसने माना है? के.यू.आर. कैनेडी ने। जैसे कि आजकल कौन सी महामारी आई है? कोरोना वायरस। तो उसी तरह उस समय भी कोई महामारी आई होगी जिस वजह से सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो ये किसका मानना है? के.यू.आर. कैनेडी का। इसके बाद है पारिस्थितिक संतुलन, कि पारिस्थितिक संतुलन में कोई चेंज हुआ जिस वजह से यह सभ्यता नष्ट हुई है। किसने माना है? फेयर सर्विस ने माना है कि पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा है जिसकी वजह से यह सभ्यता नष्ट हो गई है। फिर उसके बाद आता है जल प्लावन, यानी कि बाढ़, जल की अधिकता हो जाना। ये मानना है M.R. साहनी का कि बाढ़ें आई होंगी। वैसे तो हम सबको पता है कि ये सभ्यता जो है नदियों के किनारे ही बसी थी, फली फूली कहाँ थी? नदियों के किनारे। कौन सी नदियाँ? सिंधु, रावी, झेलम। तो बाढ़ भी इसका कारण रही होंगी। फिर है आर्यों का आक्रमण, तो ये किसने माना है? व्हीलर ने, स्टुअर्ट ने, पिगट ने, गार्डन चाइल्ड ने। इन चारों ने माना कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा जिसकी वजह से सभ्यता नष्ट हो गई है। क्योंकि हम सबको पता है कि आर्यों के आने से पहले ये सभ्यता थी, और आर्य हमारे यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। ये कहाँ से आए थे? ईरान के पूर्व से होकर भारत आए थे। तो आर्यों का आक्रमण किसने माना है? व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट, गार्डन चाइल्ड ने। फिर है बाढ़। बाढ़ किसने माना है? मार्शल मैके, M.R. राव ने, कि बाढ़ के कारण भी ये सभ्यता नष्ट हुई है। तो ये जो भिन्न भिन्न पुरातत्वविद थे उन्होंने माना कि ये डिफरेंट इनके रीजन रहे हैं जिसकी वजह से ये सभ्यता नष्ट हुई है। फिर इस सभ्यता के बाद है जो इंडस सिविलाइजेशन है, इसके रिलेटेड कुछ बुक्स हैं, एक दो बुक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे अभी हम। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेंगे राइटर कौन है बुक का, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम बुक कौन सी है। तो ये है M.R. राव। राइटर कौन है? M.R. राव। और इसकी बुक कौन सी है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने राइट की है? M.R. राव ने। फिर है I.E.M. व्हीलर। I.E.M. व्हीलर, पहले ये कौन थे ये देख लेते हैं। ये थे डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इन 1944, यानी कि 1944 में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? I.E.M. व्हीलर। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976, 1976 में इन्होंने बुक लिखी थी। और मतलब कि व्हीलर का योगदान भी बहुत अच्छा रहा है। 1944 में ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जो चेयरमैन या फिर डायरेक्टर जनरल बने थे, तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अभी हमारे इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर जितना ही हमारा टॉपिक था सारा कवर हो चुका, हमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। तो मैं पहले वाली वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन लिंक्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब